नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आधुनिक भारत एक समग्र अध्ययन की श्रृंखला में आज इसका अंतिम भाग 13वां भाग लेके आपके समक्ष उपस्थित हूं। इसमें हमने 1941 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक की प्रमुख घटनाओं की चर्चा की है। मित्रों, ये जो सीरीज मैंने बनाई आपके लिए, ये मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाई और बहुत सारे प्रश्न हो सकता है इसमें आपको न मिले हों, लेकिन फिर भी आपका लगभग 80% कोर्स जो है वो इसमें कवर होता है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो रह गई उनके लिए मैंने अलग से इसी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो नेशनल मूवमेंट पे अलग से ऑब्जेक्टिव टाइप की मैंने वीडियो बना के डाली हुई है, तो वो आप उसको देख सकते हैं। उसमें आपको ढेर सारे प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा और भी मैं प्रश्न देख रहा हूँ, जो प्रश्न छूटे हुए हैं उनको मैं इंक्लूड करके एक अलग वीडियो आपको बना के दूंगा। साथ ही साथ जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन लोगों ने, जो हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है, उनके बारे में भी एक अलग से वीडियो लेके आपके समक्ष आऊँगा। निवेदन है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जैसे मैं हर बार अपील करता हूं कि आप उसको शेयर करें, अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करें और मेरा भी उत्साह बढ़ाएं कमेंट करके। जो भी आपको अच्छा लगे, अच्छा न लगे तो भी आप कमेंट करें। तो आइए चर्चा करते हैं 1941 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक के इतिहास पे। मित्रों, 1941 ईस्वी में महान कवि एवं साहित्यकार श्री रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इनके ऊपर एक अलग वीडियो बना करके डाली हुई है, वो आप चाहें तो आप देख सकते हैं। तो उसमें इनके जीवन, इनके दर्शन, इनके कृतित्व के बारे में, इनकी फिलॉसफी के बारे में, हर चीज़ पे मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया है। लगभग 40 मिनट के आसपास की वीडियो होगी, उसे आप ज़रूर देखें। तो 1941 में उनकी मृत्यु हो गई। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि भारत की आज़ादी वो नहीं देख पाए, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही विशेषज्ञता हासिल की थी। वो अंतर्राष्ट्रीयतावाद में विश्वास रखते थे। उनका जो विचार था, उनका विचार यही था कि भारत जो है वो उसमें पावर ऑफ एसिमिलेशन बहुत ज़्यादा है। न जाने कितनी संस्कृतियों के लोग यहाँ आए और आकर के वो भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए और वो एक तरह से आप कह लीजिए अंतर्राष्ट्रीयतावाद में विश्वास रखते थे। शिक्षा वगैरह की व्यवस्था भी जो थी वो प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देने की व्यवस्था करते थे। साहित्यकार उच्च कोटि के थे ही, और उनके जो उपन्यास हैं, जैसे नौका डूबी, गोरा, तो ये सब आप उपन्यास देखेंगे तो इनमें आप देखेंगे कि इसमें आपको राष्ट्रीय आंदोलन की झलक दिखाई देगी। बाकी उनका जो महत्वपूर्ण काव्य है, दार्शनिक काव्य गीतांजलि, उसके ऊपर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। मित्रों, सुभाष चंद्र बोस की हम थोड़ी सी चर्चा करें। सुभाष चंद्र बोस, जैसा कि पिछले भागों में हमने देखा कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो हरिपुरा सेशन और त्रिपुरी सेशन में गांधी जी से विरोध के कारण जो है उनको अध्यक्ष पद कांग्रेस का त्याग देना पड़ा, और उसके बाद से फिर वो INA वगैरह के साथ जुड़ गए। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो यहाँ हम बातचीत करते हैं थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि अब जैसे आप देखते हैं कि 1939 में कांग्रेस कमेटी से त्याग पत्र दे करके सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया था, और अंग्रेज सरकार ने उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों को देखते हुए उन्हें
1940 में गिरफ्तार कर लिया था, उन्हें कैद कर लिया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने जेल में ही अनशन प्रारंभ कर दिया था और अनशन से उनकी स्थिति बिगड़ने लगी थी। नतीजा ये हुआ कि 5 दिसंबर 1940 को उनको कैद से रिहा कर दिया गया। तो उन्हें उनके मकान में ही एक तरह से नज़रबंद कर दिया गया और पुलिस की कड़ी निगरानी में रखा गया, लेकिन वो वहाँ से निकलने में सफल हो गए। 17 जनवरी 1941 को वो कलकत्ता से भाग निकले किसी तरह से। और आश्चर्य की बात यह है कि ये किसी को पता ही नहीं चला 10 दिन तक कि वो घर से बाहर निकल गए हैं। और बाद में वो भाग करके कई स्थानों पे होते हुए सुभाष चंद्र बोस जो है पेशावर पे पहुँचे, पहले वहाँ से भाग के, फिर वहाँ से काबुल गए, काबुल से मॉस्को होते हुए वो 28 मार्च को बर्लिन पहुँच गए। तो हिटलर के प्रमुख सलाहकार रिब्रेंटोप से उनकी मुलाकात हुई और उन लोगों ने मिल करके जो है ये योजना बनाई कि वो अंग्रेज़ों के विरोध में काम करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों के विरोध में काम करना प्रारंभ कर दिया। जर्मनी की सहायता से, जर्मनी के साथ मिल करके जो है, और भारतीय जो युद्धबंदी थे तो उन युद्धबंदियों की एक उनसे उनके मिला करके उन्हीं युद्धबंदियों को एक सैनिक टुकड़ी में उन्होंने परिवर्तित कर दिया। तो इस बीच विश्व युद्ध चल रहा था। नाजी जर्मनी द्वारा 22 जून 1941 को सोवियत संघ पर हमला कर दिया गया। तो 1941 के उत्तरार्ध में जापान ने पूर्वी एशिया पर आक्रमण करके अपना साम्राज्य विस्तार प्रारंभ कर दिया और अंग्रेजी साम्राज्य का जो नियंत्रण क्षेत्र था वो कम होता गया जो है। तो जापान विश्व युद्ध में कूद पड़ा था और उसने पर्ल हार्बर पर अमेरिकी बेड़े पर हमला किया 1941 ईस्वी में 7 दिसंबर को। इस बीच में जो सत्याग्रह चल रहा था भारत में अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, जेलों में भरा जा रहा था। 30,000 से अधिक सत्याग्रही जेलों में ठूंस दिए गए थे। युद्ध के दौरान बहुत सारी घटनाएं हो रही थी, क्योंकि अब अभी ऐसा लग रहा था जो साम्राज्यवाद का जो किला था वो ढह रहा था। धीरे धीरे जो है वो आप कह सकते हैं कि जो मित्र देश थे वो कमज़ोर हो रहे थे धीरे धीरे। उनको जनधन की काफ़ी हानि हो रही थी। तो इसी स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने चीन के नेता चियांग काई शेक के साथ मिल करके जो है वो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव डाला कि वो भारतीय नेताओं से बातचीत करें। जो डेडलॉक हो गया है एक तरह से विश्व युद्ध छिड़ने के बाद से नेताओं के बीच में और ब्रिटिश सरकार के बीच में, तो उस डेडलॉक को समाप्त किया जाए और जो समस्या है उसका समाधान ढूंढा जाए। तो इसी का नतीजा था मित्रों क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 के आरंभ में जापान ने पूर्वी एशिया को बड़ी तेज़ी से रौंदना प्रारंभ किया। जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसने बहुत सारे स्थानों पे सिंगापुर, मलाया, बर्मा इत्यादि में जापानी सेनाएं जो थी वो सफल हुई। और तो ऐसा लग रहा था कि अब वो धीरे धीरे जो है वो भारत पर आक्रमण कर देंगी। तो भारत में आक्रमण का जो खतरा था वो बढ़ गया था। तो इस तरह से जो है एक हम ये भी देखते हैं कि जापान जो था वो, जैसे आप जानते हैं रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी जो एक बना था युद्ध में, तो वो मित्र राष्ट्रों की विरोधी गठबंधन का सदस्य था और बहुत ही आक्रामक था। प्रथम विश्व युद्ध में भी जो है विजेता देशों में वो शामिल था और जापान की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। वहाँ पे जो सैनिक शासन था वो हावी था। तो ऐसी स्थिति में जब उन्होंने ये सारे इलाके जो है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो इलाके थे वो सब उन्होंने जीत लिए,
तब ऐसा लगा कि भारत पर भी वो आक्रमण कर सकते हैं। तो 11 मार्च को चर्चिल ने युद्ध की बिगड़ती हुई दशा से प्रभावित होकर के क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। और हालांकि क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। उन्होंने ये कहा कि ये जो है वो एक ऐसा चेक है जिसकी तिथि समाप्त हो चुकी है, पोस्ट डेटेड चेक। तो 11 मार्च को चर्चिल ने युद्ध की बिगड़ती हुई दशा से प्रभावित होकर के क्रिप्स मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य यही था कि युद्ध के दौरान भारत का सहयोग किस तरह से प्राप्त किया जाए, क्योंकि युद्ध में हालत खस्ता हो रही थी। तो इसलिए ये आवश्यक था कि भारत की सहायता प्राप्त की जाए किसी तरह से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि मिशन का उद्देश्य युद्ध के दौरान भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए विचार विमर्श करना था। और इसकी घोषणा के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का भी काफ़ी हाथ था, हमने अभी पहले भी कहा। तो यद्यपि क्रिप्स मिशन ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति का लक्ष्य क्या है, नीति का लक्ष्य है यथाशीघ्र भारत में अपनी सरकार स्थापित करना। यानी एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत के सामने एक लालच का टुकड़ा फेंक रहे थे कि आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारे साथ रहिए युद्ध में, हम जैसे ही युद्ध समाप्त होगा हम यथाशीघ्र कोशिश करेंगे कि आपको स्वराज्य दे दें, अपनी सरकार स्थापित करने का अवसर दे दें। फिर भी इस मिशन की कांग्रेस के साथ जो वार्ता थी असफल सिद्ध हुई। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, जैसे मैंने आपको बताया। और दूसरी बात जो इस वर्ष हुई वो ये थी कि गांधी जी की कांग्रेस को संघर्ष का प्रस्ताव स्वीकार करने की चुनौती। गांधी जी ने ये कहा कि अब वो समय आ गया है कि हम जो है वो आखिरी संघर्ष करें अंग्रेज़ों के खिलाफ, आखिरी संघर्ष करें। और अब जो है हम हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम पूर्ण स्वराज्य से कम में किसी भी बात पे अंग्रेज़ों के साथ जो है, मतलब अंग्रेज़ों की कोई भी बात ना माने, केवल हम स्वशासन की बात माने, यानी कि भारत को अंग्रेज आज़ाद कर दें, इससे कम पे कुछ नहीं होगा। तो गांधी जी ने ये कहा कि भाई अब हमें संघर्ष करना होगा आखिरी। उन्होंने कांग्रेस से ये कहा कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, उन्होंने कांग्रेस को एक तरह से चुनौती दे दी कि अगर आप हमारे संघर्ष का प्रस्ताव नहीं मानते हैं तो मैं इस देश की बालू से ही एक कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो एक तरह से गांधी जी ने कांग्रेस को खुली चुनौती दे दी, चैलेंज कर दिया कि अगर आप हमारा साथ नहीं देते हैं तो हम देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। परिणामतः कांग्रेस की जो कार्य समिति थी उसकी बैठक हुई वर्धा में 14 जुलाई 1942 को। और उस बैठक में गांधी जी ने जो संघर्ष का निर्णय लिया था उस संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। तो गांधी जी द्वारा घोषणा की गई। जब ये प्रस्ताव पास हुआ तो प्रस्ताव पास होने के बाद ये तय किया गया कि अब जो है जल्दी ही हम संघर्ष प्रारंभ करेंगे। और तो ये जो ऐतिहासिक बैठक हुई थी वो मुंबई में ग्वालियर टैंक के मैदान में हुई थी। जनता जो है बहुत उत्साहित थी, नेता लोग जो है विचार विमर्श कर रहे थे, जनता जो है वो सोच रही थी कि लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो गांधी जी ने जब जनता को संबोधित किया तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए और मैं अब किसी भी चीज़ पे, उन्होंने ये कहा कि मैं अंग्रेज़ लोग हमारे सामने चाहे कोई भी प्रलोभन दें, वो कहें कि नमक बना लो, वो कहें कि ये कर लो वो कर लो, मतलब कुछ भी कर लो, दुनिया भर के प्रलोभन दें, वो हो सकता है हमें और ऑटोनॉमी दें, बहुत सारी चीज़ें दें, लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि अब मेरा उनके सामने एक ही प्रस्ताव, एक ही मांग होगी हमारी, आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। तो इस तरह से उन्होंने ये कहा कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूँ, करो या मरो, अब डू और डाई, अब वो समय आ गया है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अभी हमें 2-4 हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं वायसराय से बातचीत करूँगा, बातचीत करने के बाद अगर नतीजा नहीं मिलता है
तो आप सब लोग संघर्ष के लिए तैयार रहिए, करो या मरो के लिए तैयार रहिए। मित्रों, 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। उसमें भारत छोड़ो को प्रस्ताव पास किया गया। लेकिन अब यहाँ समस्या ये थी कि जो लॉर्ड लिनलिथगो था वो भारत विरोधी व्यक्ति था, जो है वो भारत को पसंद नहीं करता था। एक तरह से साम्राज्यवादी व्यक्ति था वो लॉर्ड लिनलिथगो जो है। तो लिनलिथगो जो है वो कट्टर साम्राज्यवादी था। इसलिए जैसे ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 को आधी रात के समय समाप्त हुई, तो उसने जो है सूरज निकलने का भी इंतजार नहीं किया और 9 अगस्त को सूर्योदय से पहले ही कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे, गांधी जी सहित सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया। तो इस तरह से जो है और ये जेल में डालने का जो कार्यक्रम था वो सप्ताह भर तक चलता रहा। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे सभी कांग्रेसी नेता जो थे, जो जनता में पैठ रखते थे, उनको बंदी बना लिया गया। और जैसे ही गांधी जी को और दूसरे जो गांधी जी और जो दूसरे नेता थे उनकी गिरफ्तारी का पता जैसे ही चला जो है, तो इससे लोग जो है बहुत नाराज हो गए। देश के विभिन्न भागों में नए नए नेता पैदा हो गए लोकल लेवल पे, और उन लोगों ने देश के अनेक हिस्सों में जो है, जैसे आप देख रहे हैं कि 9 अगस्त को गांधी जी और अन्य प्रमुख नेताओं को बंदी बना ली गई। तो 12 अगस्त को क्रिप्स मिशन ने भारत छोड़ा। स्वतः स्फूर्त एक आंदोलन प्रारंभ। स्वतः स्फूर्त इसलिए कहा जा रहा है कि ये एक स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन था, क्योंकि इसका कोई नेता नहीं था, इसकी कोई रूपरेखा नहीं थी, इसके लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया था अभी तक कि कैसे आंदोलन चलाया जाएगा। तो इसके जो संचालक थे आंदोलन के, वो मुख्यतः विद्यार्थी थे, कृषक थे, निम्न मध्य वर्ग के लोग थे। आप कह सकते हैं कि भारत की आम जनता थी जो है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं 1942 के पश्चात रूस के नेतृत्व में अंग्रेज सरकार जो है वो रूस के नेतृत्व में जो एक दल था जो है, उसने अंग्रेज सरकार के युद्ध के प्रयत्नों का समर्थन किया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध भारतीय कम्युनिस्टों के लिए 1942 के पहले तक साम्राज्यवादी था, और अब वो जनता का युद्ध हो गया, क्योंकि जर्मनी ने रूस के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो इस तरह से कम्युनिस्टों की विचारधारा में परिवर्तन आ रहा था। पहले उसे एक साम्राज्यवादी युद्ध कह रहे थे, लेकिन अब चूंकि जर्मनी ने रूस पे आक्रमण कर दिया, तो अब वो उनके जो विचारधारा थी वो बदल गई। अब उसे वो जनता का युद्ध कहने लगे। तो मित्रों, आंदोलन की बागडोर कुछ ऐसे नेता जिनके बारे में अभी तक आपने कम सुना था, ऐसे लोगों के हाथ में आ गई। ये सब जो थे सोशलिस्ट विचारधारा के लोग थे। तो सोशलिस्ट विचारधारा के लोग जैसे राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका, छोटू भाई पुराणिक आदि के हाथों में आंदोलन की बागडोर आ गई। और बहुत सारे लोग जो है भूमिगत रह करके काम कर रहे थे, रेडियो वगैरह से संदेश प्रसारित किए जा रहे थे। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि लेकिन ये जो सोशलिस्ट लोग थे, इनका सोशलिज्म हम पहले के एपिसोड में बातचीत कर आए हैं, वो कम्युनिस्टों के सोशलिज्म से अलग है। ये अहिंसक लोग थे। ये लोग हिंसा वगैरह पे उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। लेकिन 1942 का आंदोलन जो था वो काफ़ी अहिंसक हो गया था। 1942 का आंदोलन बहुत अहिंसक हो गया था, और उसके बारे में तरह तरह की बातें जो है वो कही जाती थी। आंदोलन का जो स्वरूप था, जैसे मैंने बताया कि तैयारी नहीं की गई थी, तो इसलिए मनमानी कर रहे थे लोग जो है। और चूँकि कोई नेता नहीं था, गांधी जी वगैरह जेल में थे, तो अब अहिंसात्मक आंदोलन की प्रेरणा कौन दे, इसलिए आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। और 2 महीनों के भीतर जो है यह आंदोलन
बर्बरता पूर्वक कुचल भी दिया गया। तो गांधी जी को खुद ही आशा नहीं थी कि अंग्रेज इतनी शीघ्रता से कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर भी आंदोलन जो है वो भले कुचल दिया गया हो, लेकिन आंदोलन का बड़ा महत्व था। जगह जगह कई जगहों पे तो 1942 के क्रांतिकारियों ने, जैसे बलिया वगैरह में आप देखिए चित्तू पांडे वगैरह ने कुछ समय के लिए अपनी सरकार बना ली। तो यद्यपि सरकारी अत्याचार जो था, और जो आप ये कह लीजिए कि सरकारी ताकत जो थी, उसके आगे आंदोलन सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि अब ये जो संघर्ष था, अब ये केवल कांग्रेस का संघर्ष नहीं रह गया, अब ये एक तरह से जन संघर्ष बन गया। अब ये केवल कुछ दलों का संघर्ष नहीं रह गया, कुछ संस्थाओं का संघर्ष नहीं रह गया। तो देश के विभिन्न भागों में आंदोलन की लहर फैल गई, और वो चाहे सामान्य व्यक्ति हों, चाहे मध्यम वर्ग के लोग हों, चाहे किसान हों, गरीब जनता हो, तो सभी लोग जो है अब स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गए थे। तो इस बात के एक बात मतलब जो खुल करके अब वो सामने आ रही थी अंग्रेजों के सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने एक बात स्पष्ट हो रही थी कि भारत की जनता जो है अब और अधिक दिनों तक उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब वो आज़ादी लेने के लिए पूरी तरह से उत्सुक थी, और उत्सुक ही नहीं थी बल्कि आज़ादी लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। तो इसी तरह से मित्रों आप देखिए कुछ घटनाएं घट रही थी। इस बीच में लॉर्ड बॉवेल जो है वो भारत का वायसराय बना। उसके पहले गांधी जी ने जो ये देखा कि भाई बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है आंदोलन वगैरह के दौरान, तो उनका जो है अपना एक तरीका था कि वो उपवास के द्वारा आत्मशुद्धि की बात करते थे, और उपवास के द्वारा जो है लोगों को प्रेरित करते थे कि वो इन सब हिंसा वगैरह से दूर रहें। तो इसलिए जो है गांधी जी ने ये निर्णय किया कि वो 10 फरवरी से 21 दिन का उपवास रखेंगे। तो मित्रों लॉर्ड बॉवेल के बारे में हम थोड़ी बातचीत कर लें। लॉर्ड बॉवेल जो है वो भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय बना। तो ये मेजर जनरल आर्कीबाल्ड ग्राहम बॉवेल इसके पिता थे, मेजर जनरल आर्कीबाल्ड ग्राहम बॉवेल। और इसका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति था वो, और ये जो है अपने फादर के रेजिमेंट में कुछ दिनों तक इसने काम किया। उसके बाद फिर ये इसकी जो नियुक्ति थी वो कुछ समय के लिए अफ्रीका में कर दी गई। अफ्रीका के अलावा बाद में फिर ये भारत में भी जो है इसकी पोस्टिंग हुई। 1908 में जो है ये जो है रूस वगैरह में भेजा गया, और रूस में रह कर के उसने रूसी भाषा वगैरह भी सीख ली। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है इसने ब्रिगेड मेजर के रूप में काम किया फ्रांस में, और बाद में मिस्र में इसने काम किया। तो कहने का मतलब ये कि एक सैनिक के रूप में भी इसने काम किया। 1930 में जो है इसका विवाह हुआ एक आर्मी ऑफिसर की बेटी यूजीन के साथ, और धीरे धीरे जो है ये ब्रिगेडियर जनरल के रैंक तक पहुंच गया, और बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है इसे इजिप्ट में बना दिया गया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इसे युद्ध का जो है काफ़ी अनुभव था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी जो है इसने काफ़ी सेवा की इंग्लैंड की, और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही इसे फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट किया गया। फील्ड मार्शल बनने के बाद कुछ दिन बाद 1943 में इसे भारत का वायसराय बना दिया गया। तो मतलब ये संक्षेप में जो है वो इसके जीवन और कार्यों के बारे में हमने आपको बताया। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कुछ चीज़ें, तो हो सकता है उनके जीवन के बारे में कुछ पूछ लिया जाए, तो आपको याद रहना चाहिए। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया का सर्वोच्च कमांडर बनाया गया। इस बीच में कुछ और घटनाएं हुई। 1943 में विश्व युद्ध चल रहा था, और चारों तरफ गहमा गहमी फैली हुई थी। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो
उनकी आज़ाद हिंद फौज के सिपाही जापानी सेना के साथ भारत के काफ़ी नज़दीक आ गए थे। 1944 में मई में गांधी जी को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से रिहा कर दिया गया। दूसरी बात इस समय ये हुई कि अब ये लगने लगा था कि भारत और पाकिस्तान बन के ही रहेंगे, यानी दो देश बन के ही रहेंगे बिना बंटवारे के, क्योंकि सांप्रदायिकता बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो आखिर ये सब कैसे हो पाएगा? तो इसलिए एक फार्मूला राजगोपालाचारी ने पेश किया। 10 जुलाई 1944 को राजगोपालाचारी ने देश की सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए एक फार्मूला प्रकाशित किया, जिसकी मुख्य बातें ये थी। नंबर 1, उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। नंबर 2, युद्ध समाप्ति के पश्चात एक कमीशन उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी भारत में उन क्षेत्रों को निर्धारित करे जहां पर मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में हैं, और उस क्षेत्र में एक जनमत द्वारा यह निर्णय किया जाए कि वो भारत से अलग होना चाहते हैं या नहीं। तो दो बातें आपके समझ में आ गई कि मुस्लिम लीग जो है वो स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, और दूसरे उन्होंने ये कहा कि उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में उन स्थानों को चिन्हित किया जाए जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बहुमत में है, और उनसे पूछा जाए कि आप भारत में रहना चाहते हैं या नहीं। तीसरी बात ये कही गई कि देश विभाजन की स्थिति में, अगर मान लीजिए अभी तय नहीं हुआ था कि पाकिस्तान बनेगा ही, लेकिन अगर देश विभाजन की स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में आवश्यक विषयों जैसे प्रतिरक्षा, संचार, आवागमन आदि के लिए दोनों में कोई समझौता हो जाए। और चौथी बात ये थी कि ये बातें उसी स्थिति में स्वीकृत होंगी जब अंग्रेज पूर्ण रूप से भारत को स्वतंत्र कर देंगे। तो सीधा साधा प्लान था राजगोपालाचारी का, जो फार्मूला था वो। लेकिन इस फार्मूले को उस समय के जो नेता थे उन लोगों ने वाद विवाद उस पर किया, काफ़ी चर्चा वर्चा की, लेकिन उसके बाद जो है वो नेताओं को स्वीकार नहीं था, क्योंकि सांप्रदायिकता इतनी तेज बढ़ गई थी। एक्चुअल में अब भारत पाकिस्तान जो है वो बनना लगभग तय ही हो गया था। तो सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए एक वार्ता गांधी जी ने सोचा कि जिन्ना से वार्ता करें। उन्होंने जो है वो गांधी जिन्ना वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने जिन्ना को बहुत ही आकर्षक ऑफर भी दिए। उनको संभवतः उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री आप ही बन जाइए। तो गांधी ने CR फार्मूला के आधार पर सांप्रदायिक समस्या को हल करने के लिए जिन्ना से बातचीत की, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। जिन्ना भी जो है वो एडामेंट थे, लगता है, अपना पाकिस्तान वगैरह बनाने के लिए। तो 1945 में वावेल योजना प्रस्तुत की गई। वावेल के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। अभी आप देखिए, लॉर्ड वावेल जो है वो उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की 14 जून 1945 को, और बाद में फिर भारत आकर के उसके आधार पर बातचीत शुरू हुई। शिमला में एक कॉन्फ्रेंस हुई। तो मार्च 1945 में लॉर्ड वावेल जो है वो इंग्लैंड गए और भारतीय समस्या पर विचार करने के लिए जून 1945 में वापस आए वावेल साहब। और 14 जून 1945 को वावेल ने भारतीय नेताओं के एक सम्मेलन के विषय में घोषणा की कि 25 जून से शिमला सम्मेलन में भारतीय नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया जाएगा, और साथ ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को जेल से छोड़ने के आदेश भी प्रसारित कर दिए गए। तो सम्मेलन, जो शिमला सम्मेलन था या शिमला कॉन्फ्रेंस था, उसके दो
प्रमुख उद्देश्य थे। पहली बात तो ये थी कि सांप्रदायिक समस्या का हल निकाला जाए, जो कि भारत की संवैधानिक प्रगति में एक बहुत बड़ी बाधा बन रही है। दूसरी बात यह थी कि गवर्नर जनरल की एक नई कार्यकारिणी काउंसिल का गठन किया जाए, जिसमें सभी राजनीतिक विचारधारा को प्रतिनिधित्व मिले। तो इस काउंसिल में मुसलमानों एवं हरिजनों को छोड़कर हिंदुओं को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ऐसी बात भी कही गई। गवर्नर जनरल और सेना अध्यक्ष को छोड़ करके शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे, ये भी कहा गया। विदेश विभाग भी भारतीय सदस्यों को सौंप दिया जाएगा। तो इस काउंसिल का कार्य युद्ध संचालन, प्रशासन तथा नए संविधान निर्माण पद्धति का निर्णय करना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि 1945 में जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, वो अगर देखा जाए तो वो अभी भारत को पूरी स्वतंत्रता देने की बात यहाँ पर नहीं हो रही थी। यहाँ पर बस कुछ झुंझुना थमाने की बात ही हो रही थी। तो यह सम्मेलन 25 जून से प्रारंभ हुआ और जुलाई में कुछ दिनों तक चलता रहा और अंततः असफल हो गया। तो इसकी असफलता का मुख्य कारण यह था कि जिन्ना ने यह दावा प्रस्तुत किया कि समस्त मुसलमान लीग द्वारा ही मनोनीत होने चाहिए, यानी मुस्लिम लीग द्वारा ही। और इस आधार पर तो कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आज़ाद भी काउंसिल के सदस्य नहीं हो सकते थे। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, तो वो मुस्लिम लीग द्वारा कैसे मनोनीत होते हो। दूसरी बात यह थी कि अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों ने कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत सदस्यों के नाम पर आपत्ति की और पृथक नामांकन का अधिकार मांगा। तो एक तरफ जहां मुसलमान अपनी डफली बजा रहे थे जिन्ना के नेतृत्व में, वहीं दूसरी तरफ जो है जो अनुसूचित जातियां थी उनकी अलग मांग थी। तो इसके अलावा बेबल ने विभिन्न दलों से नामों की एक सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा और उसमें निर्धारित संख्या में समान चयन का अधिकार अपने पास रखा कि आप हमें सूची दीजिए, उसमें से चयन हम करेंगे। तो इस पर लीग सहमत नहीं हुई। तो इस तरह से मित्रों जो शिमला कॉन्फ्रेंस था वो असफल हो गया। इस बीच में कुछ राजनीतिक घटनाएं घटी। इंग्लैंड में सरकार बदली, लेबर पार्टी के मिस्टर एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। इनके बारे में कहा जाता था कि ये थोड़े उदारवादी हैं और भारत की स्वतंत्रता के बारे में सोचेंगे। 1946 में इस बीच में मित्रों एक घटना घट गई। वो घटना ये थी कि नौसेना विद्रोह हुआ। तो फरवरी में भारतीय नौसेना के एक प्रभाग द्वारा जो है प्रजातीय विभेद, जिसे आप कहते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, रंग भेद की नीति और दूसरी अन्य असुविधाओं के लिए विद्रोह कर दिया। यानी जो ब्रिटिश सैनिक वगैरह थे उनको ज़्यादा सुविधाएं दी जाती थी, भारतीय सैनिकों को उतनी सुविधाएं नहीं दी जाती थी जो है। तो उसको लेकर के एक विद्रोह हो गया। और तो एक्चुअल में जो है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विद्रोह था जो है। पहली बार अगर देखा जाए तो 1857 ईस्वी के बाद जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया था। तो नेवल म्यूटिनी जो है ये बॉम्बे में हुई, बम्बई में हुई। और चूंकि जो नौसैनिक थे उनमें डिससेटिस्फैक्शन था, वो असंतुष्ट थे, रंगभेद की नीति के शिकार भी थे। वास्तव में जो रॉयल एयरफोर्स था, रॉयल इंडियन एयरफोर्स था, पहले विद्रोह जो है वहाँ पे प्रारंभ हुआ। और दमदम जो हवाई अड्डा है कलकत्ता के नज़दीक में है दमदम। और रॉयल ये तो यहाँ पे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के लोगों ने जो है वो कुछ हंगर स्ट्राइक्स वगैरह की थी। बाद में जो है नौसेना के लोगों ने भी जो है विद्रोह कर दिया। और इसके तुरंत बाद ही बम्बई शहर में भी एक विद्रोह हुआ। नाविकों ने नौसेना और फौज के साथ 7 घंटे तक लड़ाई लड़ी और बाद में इसमें इंटरवीन किया राष्ट्रीय नेताओं ने, जो हमारे नेशनल लीडर्स वगैरह थे। तो उनके कहने पे
उनके समझाने बुझाने पे उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हम आपकी मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखेंगे। तो फिर उन्होंने जो है अपना विद्रोह समाप्त कर दिया। तो इस तरह से नौसेना विद्रोह जो था ये एक तरह की चेतावनी थी। आप देखिए, मतलब अब अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि फिर से कहीं 1857 की तरह सैनिक विद्रोह न हो जाए, क्योंकि इतने दिनों से 90 वर्षों से लगभग जो है ये लोग खामोश थे। तो इस सेना के भरोसे उनका ये सोचना था कि इस सेना के, इस एयरफोर्स के भरोसे, इस नौसेना के भरोसे, इस थल सेना के भरोसे जो है हम अब भारत के ऊपर अधिकार नहीं कर सकते थे। तो ये भावना उनके मन में आ गई। मित्रों, कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ 1946 में ही, और तो इसका एक कैबिनेट मिशन क्यों नियुक्त किया गया था? भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण पर बात करने के लिए। और इसके सदस्य जो थे वो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो क्रिप्स का नाम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्रिप्स मिशन आया था। तो मार्च 1946 में भारतीय नेताओं के साथ भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की शर्तों पर बातचीत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन ने 2 सीढ़ियों वाली संघीय योजना रखी, जिससे आशा की जाती थी कि वह अधिकतम क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ साथ राष्ट्रीय एकता भी बनाए रखेगी। प्रांतों एवं देशी राज्यों का एक संघ बनाने की बातचीत की गई, जिसमें संघीय केंद्र केवल प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों और संचार पर नियंत्रण रखेगा। तो संघ जो है वो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, यानी कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार पर अपना नियंत्रण रखेगा। साथ ही प्रांत जो है वो विशेष क्षेत्रीय यूनियन बना सकते थे, जिनकी पारस्परिक सहमति से वे अपने कुछ अधिकार दे सकते थे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया, लेकिन अंतरिम सरकार संबंधी योजना पर उनके बीच में कोई सहमति नहीं बन पाई। इस बीच में मित्रों 16 जून की घोषणा आई। तो 16 जून की घोषणा में क्या कहा गया? 16 जून की घोषणा में कि तुरंत सत्ता हस्तांतरण के लिए एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था की गई, जिसमें 14 मंत्री, 6 कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के, 1 सिख, 1 पारसी और 1 भारतीय ईसाई होंगे। ध्यान दीजिए आप कि तुरंत सत्ता हस्तांतरण करने के लिए एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था की गई 16 जून की घोषणा में। और उसमें क्या कहा गया? उसमें जो है 14 मंत्री होंगे, 6 कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के, 1 सिख, 1 पारसी, 1 भारतीय ईसाई। यानी कि किसको सत्ता देंगे? वो सत्ता तो किसी सरकार को ही सौंपेंगे ना, तो इसलिए अंतरिम सरकार बनाना जरूरी था। तो कांग्रेस किसी मुसलमान सदस्य को मनोनीत नहीं करेगी। मौलाना आज़ाद ने स्वयं इस आशय का पत्र वेल्स को लिखा था, किंतु कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसे अस्वीकार कर दिया। उसके बाद जुलाई में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुनाव हुए और कांग्रेस को 210 में से 199 स्थान प्राप्त हुए। ये आप देख सकते हैं चौथे नंबर पे स्क्रीन पे। मित्रों, फिर 29 जुलाई को मुस्लिम लीग काउंसिल ने कैबिनेट मिशन योजना की जो अपनी स्वीकृति थी वो विधिवत वापस लौटा। पहले तो उन्होंने स्वीकार कर लिया था, लेकिन कहा अब हमें यह स्वीकार नहीं है, यानी कि अब स्पष्ट होता जा रहा था कि उन्हें पाकिस्तान चाहिए ही। 12 अगस्त को अंतरिम सरकार के निर्माण संबंधी प्रस्तावों पर विचार के लिए जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रित किया गया। 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दी मुस्लिम लीग ने, और नतीजा ये हुआ कि जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में डायरेक्ट एक्शन डे। और यानी कि अब हम
उनका ये कहना था कि अब हम सीधे सीधे जो है अपनी मांगे जो हैं, अब हम किसी से मांगे नहीं, बल्कि हम हमारे अधिकार सीधे सीधे ले लेंगे। नतीजा ये हुआ कि उसकी परिणति भयंकर दंगों में हुई और कलकत्ता में भयंकर दंगे प्रारंभ हो गए। 2 सितंबर को नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम मंत्रिमंडल बना। मित्रों, अब आ जाइए 1947 पे। इस समय पहली बात जो विशेष बात हुई वो ये हुई कि 20 फरवरी को एटली ने घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी के पूर्व अंग्रेजी सरकार या ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सत्ता सौंप देगी और इस कार्य के लिए माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। 24 मार्च को माउंटबेटन गवर्नर जनरल या भारत का जो वायसराय है वायसराय बना। मित्रों, माउंटबेटन जो था उसी के समय में भारत का विभाजन हुआ। भारत जो है आप कह लीजिए कि भारत और पाकिस्तान बने। भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन आज़ाद होने से पहले जो है वो 2 टुकड़ों में बंट गया। तो थोड़ा सा माउंटबेटन के बारे में, इनको कहा जाता था लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। तो लॉर्ड लुइस माउंटबेटन जो है, इनका जन्म 25 जून 1900 ईस्वी को हुआ था, यानी इस समय जो है वो 47 साल के लगभग थे। और इसका जो पिता था वो एक नाविक था और वर्ल्ड वार वगैरह में जो है उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो माउंटबेटन था, तो माउंटबेटन जो है इसकी शिक्षा कई जगहों पे हुई, जैसे ऑसबॉर्न में हुई, डार्टमाउथ में हुई, क्राइस्ट चर्च कॉलेज में हुई और बाद में फिर ये नौसैनिक सेवा में 1919 ईस्वी में नौसैनिक सेवा में प्रवेश कर गया। 1922 में इसका विवाह एडविना एशले से हुआ, जो कि आप जानते हैं एडविना माउंटबेटन के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो कि एक बहुत जाने माने फाइनेंसर विल्फ्रेड की पुत्री थी। लॉर्ड माउंट टेम्पल विल्फ्रेड के जाने माने फाइनेंसर थे। उनका नाम था लॉर्ड माउंट टेम्पल। तो लॉर्ड माउंट टेम्पल की पुत्री थी वो। 1921 में जो है वो प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ, कई बार ये पूछा जा सकता है, एक कंपटीशन में पूछा गया था, आप याद रखिएगा, कि वो लॉर्ड माउंटबेटन भारत में कब आया था पहले। तो 1921 में इन 1921 ही accompanied the Prince of Wales to India where they were greeted by riots and violence। तो 1921 में जो है वो प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ भारत आया था, जहाँ की उसके आने के बाद बहुत सारे दंगे और हिंसा वगैरह हुई थी। तो गांधी जी ने जो है प्रिंस ऑफ वेल्स के टूर का बायकॉट किया था। तो इस यात्रा के दौरान माउंटबेटन जो है वो उसको भारत के बहुत सारे जो देशी राजे रजवाड़े थे उनसे मिलने का अवसर मिला था, उनसे परिचय करने, उनसे मित्रता करने का अवसर मिला था। और साथ ही साथ जो है he also wanted to see Mr. गांधी बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट गिव हिम परमिशन। तो गांधी जी से भी मिलना चाहता था, लेकिन भारत सरकार ने उसको आज्ञा नहीं दी। तो इस यात्रा के दौरान माउंटबेटन जो है वो दिल्ली में एडविना, अपनी जो उसकी पत्नी थी एडविना से मिला और दोनों में की एंगेजमेंट हो गई। तो इस तरह से मित्रों ये माउंटबेटन जो है वो अब, तो ये उसका अर्ली कैरियर था, हम ये देखते हैं। और 1942 ईस्वी में जो है वो उसे प्रमोट किया गया वाइस एडमिरल और लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह के पद पे। तो बाकी आप देख ही रहे हैं कि 24 मार्च को
1947 को उसे भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय बनाया गया। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उसके बारे में और ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा परिचय देना आवश्यक था लॉर्ड माउंटबेटन का, इसलिए इतनी बातें हमने की। अब आइए आगे बढ़ते हैं। माउंटबेटन द्वारा भारत विभाजन की घोषणा कर दी गई और इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। तो आपस में बातचीत हुई, काफ़ी बातचीत हुई, बातचीत के बाद ये घोषणा कर दी गई। तो मुख्य रूप से यह घोषणा जो है वो 1947 में ही की गई। अब 15 अगस्त 1947 का दिन भी आ गया। इस दिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हो गया। अब जब बहुत सारी बहस होती है इस पर, कहते हैं कि भारत को आज़ादी जो है एक एक्ट के द्वारा मिली, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहते हैं। देशी राज्यों को भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को में शामिल होने की छूट दी गई। यानी कि अंग्रेज लोग जाते जाते अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है उसे लागू करते गए। उन्होंने फूट डाल दी, क्योंकि उनके मन में कसक थी कि अब उन्हें विश्व युद्ध के बाद वो कमज़ोर हो गए हैं, उन्हें जाना पड़ रहा है। तो जनता के आंदोलनों के दबाव और सरदार पटेल की कूटनीति से अधिकांश राज्य भारत में ही रहे। इसके बारे में इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, सरदार पटेल ने किस तरह से रीऑर्गेनाइज किया स्टेट्स को भाषा के आधार पे। तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने थोड़ा विरोध किया था। हैदराबाद का जो है वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था और जूनागढ़ और वो पैसे चाहते थे आने जाने के लिए, लेकिन सरदार पटेल ने इसे स्वीकार नहीं किया। और जब वार्तालाप सफल नहीं हो पा रहा था तो फिर उन्होंने जो है ये कहा कि भाई हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अंततः जो है भारत की सेनाओं ने हैदराबाद में प्रवेश किया और उसे समर्पण करना पड़ा। तो जूनागढ़, जम्मू कश्मीर में कबायलियों ने आक्रमण कर दिया था। भारत ने इस शर्त पे जो है उनकी सहायता की कि फिर वो भारत के साथ मिल जाएंगे। हालांकि बाद में वहाँ पे जो है उनको एक अलग तरह का जो है वो उनके लिए संविधान बन गया, और बहुत दिनों तक जो है वो, अभी कुछ समय पहले तक वो संविधान चलता रहा। धारा 370 वगैरह लागू की गई और उन्हें विशेष अधिकार दिए गए थे, लेकिन अब वो सब खत्म हो गए। तो 1948 ईस्वी में 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। मित्रों, 21 जून को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये सवाल कई बार पूछा जाता है इसलिए आप इसको याद रखें। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के, देखिए भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था स्वतंत्र भारत का वो तो माउंटबेटन था, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त हुए वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। 11 सितंबर को जिन्ना की मृत्यु हो गई। अगर तो इतनी लड़ाई लड़ने का, इतना सब करने का कोई फायदा नहीं हुआ। अगर बंटवारा न हुआ होता तो आज स्थिति कुछ और ही होती। तो भारतीय सिपाहियों ने हैदराबाद में प्रवेश किया और तो इस तरह से जो है हैदराबाद में भारत का अंग बन गया। फिर 1949 में 26 नवंबर को भारत का संविधान स्वीकृत हुआ, उस पर हस्ताक्षर हुए और 1950 में 26 जनवरी को भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। मित्रों, आगे चल कर के जब भारत का संविधान बन गया तो 1951 में प्लानिंग प्रोसेस वगैरह शुरू हो गई। भारत का जो पहला पंचवर्षीय योजना बनी वो 1951 में बनी। इसी तरह से 1952 में पहली बार भारत में जनरल इलेक्शंस हुए, आम चुनाव जिसे आप कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति बनाया गया। 1954 में जो फ्रांसीसी क्षेत्र थे भारत में वो भारत में मिला लिए गए और तो उसको पौंडीचेरी को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो आप जो है इसे संघ शासित क्षेत्र आप कह सकते हैं। 1954 में पौंडीचेरी जो है वो यूनियन टेरिटरी बन गया। इसी तरह से 1956 में रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द स्टेट किया गया, जो है वो एक कमीशन बनाया गया उसके लिए जो है। और फिर आप जो है 1956 में LIC का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। 1961 में गोवा, दामन और दीव
भारत का अंग बन गए। जैसे आप जानते हैं यहाँ पुर्तगाली शासन कर रहे थे, तो 1961 में गोवा, दामन और दीव भारत के अंग बन गए। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। 1963 में पहला इंडियन रॉकेट थुम्बा स्टेशन से लॉन्च किया गया। 1964 में जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु हुई। फिर 1965 में इंडो पाक वार हुआ। 1971 में इंडो सोवियत ट्रीटी यानी भारत रूस संधि हुई, पीस, फ्रेंडशिप और सहयोग के लिए, पीस फॉर पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। 1971 में ये संधि हुई। 1971 में ही भारत पाकिस्तान वार हुआ। 1974 में भारत में परमाणु परीक्षण किया गया पोखरण में। 1975 में सिक्किम जो है वो भारत का राज्य बन गया। तो इस तरह से मित्रों हम देखते हैं कि अब आगे की सारी घटनाओं का जिक्र करना यहाँ पे संभव नहीं है, वीडियो लंबा होता जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कमेंट अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार।